अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, एसबीए फाइनल टर्म 2025 क्लास 8 का जो साइंस का पेपर होना है मंडे को 10 मार्च को, ये बेटा उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन क्लास है। जो वीडियो पूरी देखेगा और इसके तमाम क्वेश्चन है इसमें, मतलब आपके 10 मार्च को मंडे को जो भी क्वेश्चन आना है वो इसमें तमाम है। जो भी ये वीडियो मुकम्मल देखेगा आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन शर्त यह है कि बेटा इसमें आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, और दूसरा आपने इसके सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अच्छा, तैयार करने में बेटा ये है कि मैंने इनको थोड़ा थोड़ा इस तरह थोड़ा समझा दिया है ताकि वो आपको याद भी होता जाएगा। तो आप बैठ के आराम से ये वीडियो मुकम्मल देख लें, आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। बेटा आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स का कमेंट ज़रूर करना है। जी तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये कि राइट द नेम ऑफ एनी 3 टूल्स यूज्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। कि खलाई तहकीक में वो जो आसमानों में खला में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, खलाबाज जाते हैं, उन कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं। तो स्पेस रॉकेट्स यूज़ करते हैं वो, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग पैड यूज़ करते हैं, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहाँ बने होते हैं जहाँ पे वो आराम कर सकते हैं। तो बेटा ये 3 नाम आपने याद कर लेने हैं, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये इंग्लिश का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा बेटा, ये आपको देखो क्वेश्चन इस तरह लग रहा होगा कि सर ये तो हमने छोड़ना है, हालांकि सबसे आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। अभी देखिएगा, मुझसे सुनिएगा, आपको सुनते हुए ही याद हो जाएगा। हमने बताना है कि जो नमक होता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सोडियम Na होता है और क्लोरीन होता है Cl, ठीक है। Na होता है और Cl होता है। अब देखें करते क्या है, हम इसमें Na से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से निकलता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये Na के साथ हुआ। अब जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाला ये हमने दे दिया क्लोरीन को, ये दिया हुआ क्लोरीन को, ठीक है, ये क्लोरीन को दे दिया। अब जब किसी चीज़ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब हमारे पास एक ये Na प्लस है ये वाला, और एक हमारे पास क्लोरीन माइनस है ये वाला। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होकर क्या बना देते हैं, NaCl। और जो मैंने बोला है ये यही यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, लूज होता है, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है, ले लेता है, और पॉजिटिव नेगेटिव आइंस बनते हैं और NaCl बन जाता है, ठीक है। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में डिफरेंस लिखें। ये बेटा हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, आपने एक वर्ड याद रखना है बस। देखिए नर्व क्या होती हैं, ये आगे डेफिनेशन में भी आएगा 2 नंबर का। नर्व आप यूँ समझ लें कि जो हमारे जिस्म में जो मैसेजेस हैं, क्योंकि हमारे जैसे मेरा अगर उंगली किसी गर्म बर्तन पे लग जाती है तो मुझे मेरे दिमाग को पता चल जाता है कि ये गर्म है। कैसे पता चला, क्योंकि वो नर्व्स जो है वो नर्व इम्पल्स मैसेज आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये मैसेज अब 2 तरह के, क्रेनियल नर्व्स हैं और एक स्पाइनल नर्व्स हैं। कैसे याद रखना है आपने, क्रेनियल नर्व्स दिमाग से उठती है जाती है, और ये 12 पेयर होते हैं। जबकि स्पाइनल नर्व्स, नाम से ही पता चल रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं, और ये कितनी होती हैं, 31 पेयर होता है। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन था, हमें ऐसे ही याद हो गया कि क्रेनियल नर्व दिमाग से आती हैं, और ये कितना पेयर होता है, 12 पेयर्स होती हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं, और ये कितना पेयर होता है, 31 का। तो ये याद रखना है आपने, 4 नंबर आपके पक्के। ये आ गया वही नर्व वाला एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि ये 2 नंबर की बेटा आपकी डेफिनेशन आती है, यानी ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है नर्व की। जो मैंने आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट है कि एक मैसेज आपके जो लेके आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये नर्व का काम होता है। अब यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है कि बंडल ऑफ एक्सॉन्स इनक्लोज इन कॉमन शीथ, यानी ये लिपटा हुआ होता है इस तरह। ये अगर आपने वो उसकी देखी हो, बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं उस, यानी उसके अंदर एक्सॉन होते हैं और वो एक शीथ में इस तरह इनक्लोज होते हैं। उनका काम क्या है, ट्रांसमिट द मैसेज, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज मुंतकिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, अच्छा ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी मेरे ख्याल में 4 नंबर का है क्वेश्चन। तो
क्वेश्चन है हमारे पास, मेटाबॉलिज्म के दो फंक्शन लिखें। मेटाबॉलिज्म के दो फंक्शन। अच्छा बेटा याद रखना है, मेटाबॉलिज्म के दो फंक्शन है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अच्छा ये आपको इस तरह ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, जब आप खाना खाते हैं तो आप खाने के मॉलिक्यूल टूटते हैं और उससे एनर्जी बनती है। जब आप भागते हैं तो वो आपके वो जो सॉरी जब आप खाना खाते हैं तो नए मॉलिक्यूल, एनर्जी के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, और जब आप भाग रहे हो तो एनर्जी के मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म का अमल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। खैर आपने याद रखना है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये दो फंक्शन है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब इसमें आपने ना वर्ड याद रखना है। एनाबॉलिज्म है बनाने का अमल, मुरक्कबात यानी कंपाउंड जो है आपके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने का अमल, बिल्ड्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और कैटाबॉलिज्म है ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल, तोड़ने का अमल, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म है हमारे मॉलिक्यूल का बनाना और कैटाबॉलिज्म है मॉलिक्यूल का टूटना। तो जब बनाते हैं तो तवानाई यानी एनर्जी यूज होती है, और जब तोड़ते हैं तो एनर्जी खारिज होती है, रिलीज होती है। याद रहेगा कि मेटाबॉलिज्म के दो फंक्शन है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म है मॉलिक्यूल का बनना और कैटाबॉलिज्म है मॉलिक्यूल का टूटना। जब बनते हैं तो एनर्जी इस्तेमाल होती है, जब टूटते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, आसान। अच्छा देखें यहाँ आप लिखा हुआ थोड़ा सा ऐसा बड़ा कि पता नहीं क्या बात है भाई। हम जब जो काम कर रहे होते हैं ना, वो दो तरह के बेसिकली काम कर रहे होते हैं। एक को हम इरादी और एक को गैर इरादी, यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब देखें मैं ये माउस हिला रहा हूँ, ये मैं इरादे से हिला रहा हूँ, मेरा इरादा है, मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ, तो ये हमारा होगा वॉलेंट्री, यानी इरादे से, आप चल रहे हैं इरादे से। अब गैर इरादी बेटा कौन सा होता है, जैसे अब मेरी आंखें झपक रही हैं, खुद से ही झपक रही हैं, मैं नहीं कर रहा, इरादे से नहीं कर रहा, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। सिंपल है इसका, ठीक है। यही इसने एग्जांपल दी हुई है कि खाना चलना, ये हम इरादे से करते हैं तो इनको वॉलेंट्री एक्शन। और जैसे आपकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, ये खुद से ही होता है, तो इसको गैर इरादी फ़ाल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगेन 4 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट विद ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, कि नर्वस सिस्टम जिस्म के तमाम हिस्सों के साथ किस तरह हम आंगी पैदा करता है, काम कैसे करता है। अच्छा इसकी एग्जांपल बेटा मैं दिया करता हूँ, बहुत आसान है, क्लास में भी देता हूँ। आपका किसी गर्म बर्तन पे हाथ लग गया है तो वो खुद ब खुद नर्वस सिस्टम के तहत वो हाथ खुद हट जाता है। तो ऐसा ये क्यों होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से। तो क्वेश्चन ये है कि वो काम कैसे करता है। अब देखिए ये एग्जाम्पल है ना, तो रिसेप्टर क्या है, आपके उंगली रिसेप्टर है, ठीक है, जिसने उस गर्मी या सर्दी को महसूस किया। रिसेप्टर आपकी उंगली है जिसने गर्मी या सर्दी को क्या किया, डिटेक्ट किया। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, वो एक यही वाला मैसेज लेके जाएंगे, ये एक सिग्नल की सूरत में ये मैसेज लेके जाएंगे नर्वस सिस्टम तक कि ये चीज़ आई है उंगली की तरफ, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस उंगली जो वो सिग्नल आया था, यानी भाई वो तो गर्म है, ये सिग्नल आया, ये मैसेज आया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा कि क्या करना चाहिए। तो वो फ़ौरन से मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेजेगा कि हाथ को कहो पीछे हट जाए, तो वो मोटर न्यूरॉन करेंगे। तो जो वो इफेक्टर होते हैं, यानी हाथ आपका क्या है जो पीछे हटा वो इफेक्टर है। तो ये इस तरह काम करता है, ठीक है। ये भी 4 नंबर का है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ रिसर्च आउटपुट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, के जो खला में तहकीकात हो रही हैं, हमें इंसानों को भी उससे कोई फ़ायदा हो रहा है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 इसके हैं जी, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। ये जो इंफ्रारेड थर्मामीटर बने हैं जिससे आपका बुखार चेक होता है, ये भी हमें उधर ही से इंफ्रारेड रेज का पता चला है। डायलिसिस मशीन है, छोटे छोटे कैमरे बने हुए हैं, ये कभी खलाई तहकीक में यूज़ होते थे, आजकल मेडिकल में यूज़ हो रहे हैं। और हमारे घरों को गर्म रखने के लिए डिफरेंट इंसुलेटर यूज़ होते हैं, तो ये भी पहले खला में यूज़ होते थे। तो इन चीज़ों से हमें भी फ़ायदा मिल गया, तो ये उसके फ़ायदे होंगे, ठीक है। इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, खलाई तहकीक में इस्तेमाल होने वाले कोई से 3 टूल्स के नाम लिखने हैं। ये मेरे ख्याल में हमने कर लिए हैं, वो रॉकेट लॉन्चिंग, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जो आपको याद रहे, इंटरनेशनल सिस्टम। इसके बाद है हमारे पास रिएक्टेंट का कुल मास हमेशा प्रोडक्ट के कुल मास के बराबर क्यों होता है, मिसाल से वजाहत करें। अच्छा बेटा ये लिखा बहुत ज़्यादा हुआ है, आप देखिए सिंपल सी बात है। अभी हमने वो एक रिएक्शन किया था ना, जिसमें हमने सोडियम और क्लोरीन का रिएक्ट करवाया था, ठीक है। तो ये हमारे हैं रिएक्टेंट, ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट। अब
जो इससे प्रोड्यूस क्या होता है, NaCl नमक, ठीक है। अब ये जो बना है ना, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि अगर मैं ये दोनों चीज़ें 5 किलो लूँ, यानी 5 किलो Na सोडियम लूँ और 5 किलो Cl यानी क्लोरीन लूँ, तो टोटल 10 किलो हुआ। तो सोडियम क्लोराइड जो नमक बनेगा वो 10 किलो बनेगा। क्वेश्चन उसका ये है कि 10 किलो क्यों बनेगा। समझ आया क्वेश्चन का। ये हमारे रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट का कुल मास हमेशा प्रोडक्ट्स के कुल मास के बराबर क्यों होता है। भाई सिंपल सा इसका एक आंसर है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो ना तो कोई चीज़ नई बनती है ना वो कोई चीज़ तबाह होती है, बल्कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाती है। तो जाहिर है हमने 10 किलो रिएक्टेंट लिए तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, 10 किलो। बेटा आप ये NaCl वाली एग्जांपल दे सकते हैं, ये इसने थोड़ी सी मुश्किल दी है, बहरहाल हमने बात वही बतानी है, ठीक है। तो ये 6 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके पेपर में। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, खलाई तहकीक के नतीजे में ज़मीन पर तैयार की गई 4 नई टेक्नोलॉजीज़ को मुख्तसर बयान करें। अच्छा इसमें ना नाम आपने लिखने हैं जो खला में यूज़ होते थे और हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो खलाई खलाई जहाज़ है वो, कभी उनमें ना सोलर पैनल यूज़ हुआ करते थे, यानी खला में जो जहाज़ हम भेजते थे वो बिजली एनर्जी कहाँ से लेते थे, सोलर पैनल, और आज हर घर में सोलर पैनल लगा हुआ है। तो एक चीज़ हमने बता दी। अच्छा खलाई इंजीनियरिंग के लिए इजाद करदा ग्लू वगैरह, एडहेसिव, ये केमिकल के नाम हैं, आप इन नामों को याद कर लीजिएगा। खला में यूज़ होते हैं, आजकल हम सारे यूज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। खलाई तहकीक के लिए एडवांस ऑटोमेटिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कभी खला में यूज़ करते थे, आजकल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। एक ये रह गया रॉकेट इंजनों को ख़ास किस्म के मटेरियल का यूज़ होता है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये 4 वो चीज़ें हैं जो हम पहले कभी खला में यूज़ करते थे और आजकल हम आम जिंदगी में भी कर रहे हैं, और ये आपका 4 नंबर का सवाल है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अच्छा ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भला क्या है, GPS। आपने कभी लोकेशन ऑन की होगी, उसी का पूछ रहा है। मोबाइल में आप लोकेशन नहीं ऑन करते, ये ग्लोबल पोजीशनिंग, यानी इसके पीछे GPS होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो वो कह रहा है कि इसका क्या फ़ायदा है। भाई आपके जहन में जो भी आ रहा है वो लिख दें, क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने रास्ते का इंतखाब करना है, कहाँ से जाना है, तो आप GPS ऑन कर लेते हैं, लोकेशन ऑन कर लेते हैं। आप कभी सहरा में हैं, कहीं दूर हैं, पायलट हैं जो, या बहरी जहाज़ वाले हैं, वही लोकेशन की मदद से आगे पीछे जाते हैं। आजकल वो ऐप जो चल रही होती हैं, ऊबर, क्रीम, जिसके ज़रिए हम राइड करवाते हैं, इन ड्राइव है, तो वो भी इसी के ज़रिए यूज़ करते हैं। तो आप इसकी लोकेशन के जो जो आपको आप दोस्त आपसे पूछता है कहाँ पे हो, वो कोई लोकेशन भेज दो, तो वो ये आप सारे लिख सकते हैं। तो 4 है, तो 4 नंबर के, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 2 नंबर का, सेल डिवीजन की तारीफ करें। अच्छा सेल डिवीजन, यही सेल डिवीजन है कि एक जो सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारा, मियोसिस की तारीफ करें और इसकी 2 डिवीजन के बारे में लिखें। अच्छा मियोसिस, अब ना ये भी एक सेल डिवीजन है, ठीक है। मियोसिस क्या है, यही सेल डिवीजन है। अब मियोसिस, सेल डिवीजन असल में 2 हैं, एक मियोसिस और एक माइटोसिस है। तो अब जो मियोसिस है सेल डिवीजन, ये कैसी है। अच्छा एक तो बेटा इसमें एक बात तो ये है कि इसमें 2 बार तकसीम होती है, यानी एक बार डिवीजन हुई और फिर मज़ीद डिवीजन होती है। इसमें 2 टाइम्स क्या होती है, डिवीजन होती है। दूसरी बात, जो उसका डॉटर सेल बनता है, दुख्तर सेल बनता है, उसमें क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो आधी रह जाती है, ठीक है। तो 2 बातें हमने कर ली मियोसिस की। एक तो इसमें 2 दफ़ा तकसीम होती है, डिवीजन होती है। दूसरी बात, जो इसके डॉटर सेल बनते हैं, दुख्तर सेल बनते हैं, उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद है, यानी ये वाली, ये जो रेड और ग्रीन नज़र आ रही है, ये माइटोसिस है असल में, इसलिए जितने 2 यहाँ थे तो यहाँ भी 2 थे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि जो डॉटर सेल बनता है उसका एक ही क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। 2 बातें हो गई, 2 बार तकसीम होता है और फिर इसमें तादाद जो है क्रोमोसोम्स की आधी रह जाती है। तो हमने कहा कि 2 बार जो तकसीम होती है, तो पहली बार वाली को हम मियोटिक डिवीजन 1 कहते हैं, दूसरी वाली को मियोटिक डिवीजन 2 कहते हैं, ठीक है। मियोटिक डिवीजन 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है, और मियोटिक डिवीजन 2 में आधी नहीं होती, बल्कि जितनी होती है वो बरकरार रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है।
इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, मियोसिस और माइटोसिस में क्या फ़र्क है। अभी मैं जो बात कर रहा था कि मियोसिस में ना 4 सेल बनेंगे, 2 बार डिवीजन होती है, जबकि माइटोसिस में 2 सेल बनते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? यानी अब ये डिवीजन हुई, ये एक सेल था तो इससे कितने 2 बने, तो ये क्या है माइटोसिस। लेकिन इसी तरह ये मियोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है 4 सेल बनते हैं, माइटोसिस में 2 सेल बनते हैं, मियोसिस में डिवाइड होके 1 के 4 बनते हैं। ठीक। अच्छा, जो माइटोसिस है उसमें जो डॉटर सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो बराबर रहती है। मैंने बताया ना कि जो माइटोसिस है उसमें तादाद क्या रहती है, बराबर रहती है, जबकि मियोसिस में जो डिवीजन से दुख्तर सेल यानी डॉटर सेल बनते हैं उनकी तादाद आधी हो जाती है। और माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल बेटा ये जो आपके नाखून हैं, बाल हैं, इनको बोलते हैं कि इनमें जो होती है। ठीक है, मियोसिस आपकी गैमेट्स वगैरह या पौधों के स्पोर्स में होती है। तो ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल की वजाहत करें। अच्छा, ये जो वाटसन और क्रिक मॉडल कौन सा है, जो आप किताबों में देखते नहीं रहते डीएनए का मॉडल, ये इसी वाटसन और क्रिक का ही है, ये वाला मॉडल। तो ये जो डबल हेलिक्स इसको क्यों कहते हैं, देखिए इसमें ये 2 सीढ़ियाँ, 2 धागे टाइप होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं, और इनके अंदर ये देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये इसके न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो ये हमारा किसने बनाया था, वाटसन और क्रिक का मॉडल है। अब इसकी हम बातें पढ़ लें कि इसका जो डीएनए का मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड से बना 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। 2 स्ट्रैंड है ना, ये जो नज़र आ रहे हैं, ये एक घूम के दूसरा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 स्ट्रैंड से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए ये जुड़े होते हैं। अच्छा, ये जो बता रहे हैं ना, इसके स्ट्रैंड के 4 एडेनिन, थाइमिन और इसका गवानिन और एक होगा साइटोसिन। ये बेटा इसने क्या नाम लिए हैं ये देखें, ये एडेनिन, थाइनिन, गाइनिन और साइटोसिन। अब ये कहता है कि इनसे, ये न्यूक्लियोटाइडों से, ये देखिए दरमियान में मिले होते हैं ये वाले। ठीक है, इनके नाम ले रहा है, तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये 2 नंबर का वैसे भी है, आगे आपका क्वेश्चन आएगा तो ये नाम रख लें, याद कर लें। थाइनिन है, थाइमिन है, एडिनिन है, थाइमिन है, गाइनिन है और साइक्लोसिन है। आगे भी आएगा, आपको याद करना है इसको, तो ये आपने इसमें लिखने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो डीएनए का हम इसको सम करें, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल क्या है कि 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े होते हैं, और इसमें ये 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो मैंने नाम ली। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है बेटा, डीएनए मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड की कितनी अकसाम है, वही जो हम अभी नाम ले रहे थे, 4 हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक, ये 4 नाम आपने याद करने। और देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक न्यूक्लियोटाइड का 1 नंबर का। इसके बाद 2 नंबर की हमारे पास डेफिनेशन है आयोनिक बॉन्ड की। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जब एक एटम से निकल के दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन चला जाए तो बॉन्ड जो बनेगा ये आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा, इसकी यही डेफिनेशन है। ठीक है, एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का है, ये याद करने वाला है, रट्टे वाला है कि इनमें से आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड अलग करें। तो बेटा ये जो NaCl और MgO है ये आपके आयनिक बॉन्ड हैं और ये आपके कोवलेंट बॉन्ड हैं, ये याद ही करेंगे, 4 नंबर का है। इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड की अकसाम डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर की मदद से वजाहत करें, ये 6 नंबर का है। अच्छा बेटा, ये 6 नंबर का है लेकिन है थोड़ा सा बड़ा, आपको यूँ लगेगा कि सर हम इसको तो छोड़ देंगे, नहीं हमसे होगा, हालांकि ये इंतहाई आसान है। अब जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको एक डैश से जाहिर करते हैं, और इसकी एग्जाम्पल हाइड्रोजन की है। आप ये 3 चीज़ें भी लिख देंगे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, लेकिन ये आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या बात करनी है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इसको सिंगल डैश से जाहिर करते हैं, और ये हाइड्रोजन इसकी एग्जाम्पल है। दूसरे में जो डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसको डबल एरो से शो करते हैं, और ऑक्सीजन इसकी एग्जाम्पल है, और ये आपने ज़रूर बनाना है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड क्या है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये इसको 3 लाइन से जाहिर करते हैं, और नाइट्रोजन इसकी एग्जाम्पल है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप लिख दोगे ना, आपका क्वेश्चन जो है ये पूरा हो जाएगा, और ये लिखा भी यही हुआ जो मैंने बोला है, और ये 6 नंबर का है, इसको ज़रूर याद करें।
इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, जब जिस्म कनकेव मिरर के सामने फोकल पॉइंट और मिरर के दरमियान बने तो ये इमेज की नोयत क्या होगी। तो कनकेव मिरर के सामने हो तो इसमें बेटा ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि इमेज गैर हकीकी होगा, रियल नहीं होगा, सीधा होगा और साइज़ में बड़ा होगा। ये तीन बातें आपने इसमें याद रखनी, गैर हकीकी, सीधा और साइज़ में बड़ा। इसके बाद है बेटा ये हमने ना डायग्राम बनानी है। अब ये डायग्राम वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा छोटा सा है, 2 नंबर की डायग्राम है और 2 नंबर की ये है। अब जो कनकेव मिरर से बनेगा, जब ये फोकल प्रिंसिपल फोकस से दूर रखा जाए तो कैसे बनेगा, एक हमने ये बताना है और दूसरा डायग्राम बनानी है। अच्छा ये मुश्किल सी डायग्राम आपको लग रही है बेटा, है ये हालांकि आसान। अब देखें ये वो वाली चीज़ है जिसका आप इमेज बनवाना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ऊपर एरो है और ये हमारा ये प्रिंसिपल फोकस है। अब देखिए ये एरो बन रही है और ये इसका इमेज बन रहा है ये वाला। अब ये जो इमेज बन रहा है ये बताना है, इसके 2 नंबर हैं। कैसे है ये, कैसा है, एक तो ये इमेज हकीकी है, जैसा ये बना वैसे ये बना, ये उस इमेज से छोटा है ये देखें, और ये उल्टा है। तो ये 3 बातें बताने के आपके 2 नंबर और डायग्राम के 2 नंबर। ठीक, इमेज हकीकी है, छोटा है और उल्टा है। जी बेटा हमारा नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, कंपेयर करना है कनकेव और कन्वेक्स मिरर को। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर का मुवाजना करें। अच्छा तो बेटा वो कहता है कि जो कनकेव मिरर होता है, अब इसकी शेप ना आपको इस तरह समझ आएगी, ये एक शेप है ना। अब जो अंदर वाली साइड है इसकी, ये हमारी कहलाती है कनकेव मिरर। ठीक है, और जो इसकी ये बाहर वाली साइड है इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जो जैसे एक चम्मच होती है ना, उसकी अंदर वाली साइड, जो ये वाली अंदर वाली साइड है ये कनकेव मिरर, बाहर वाली साइड उसकी कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव की यहाँ हम इसको पॉलिश करते हैं और कन्वेक्स को ऊपर से। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मियोटिक 1 और मियोटिक 2 में किस तरह मुख्तलिफ है। ये हमने उसमें पहले वाले में भी किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, एक तरह से मुख्तलिफ है कि जो मियोटिक 1 है उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है, जबकि मियोटिक डिवीजन में ये माइटोसिस की तरह होती है, जो उसकी तादाद है उसमें वो बरकरार रहती है, क्रोमोसोम्स की तादाद यानी कम नहीं होती। ठीक है, बस यही फ़र्क है कि मियोटिक 1 में आधी हो जाती है और मियोटिक 2 में कम नहीं होती, उतनी ही बरकरार रहती है। इसके बाद बेटा हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन है, सेल डिवीजन के दौरान इंटरफेज़ की अहमियत बताएं। अच्छा इंटरफेज़ क्या होता है, ये ना जो डुप्लीकेशन होती है इसको इंटरफेज़ बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमने देखा नहीं था यहाँ पे ये वाला, ये जो डुप्लीकेशन हो रही है ना, जहाँ पे डुप्लीकेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये इंटरफेस है। तो क्रोमोसोम एक ही क्रोमेटिड से बना होता है, इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। इसका मतलब है कि हर क्रोमोसोम्स एक नया क्रोमेटिड बनाता है, इस नतीजे में हर क्रोमोसोम्स दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है। ये देखें एक क्रोमोसोम ये 2 बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, आपने फेज़ लिखने हैं माइटोसिस के। अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन था ना, जो मैं अब तक आपको पिक्चर दिखा रहा था, असल में ये माइटोसिस की पिक्चर थी। अब ये वाली ये माइटोसिस है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी करूँ तो ये माइटोसिस है। अब यहाँ से समझें और वर्ड आपको खुद आ जाएंगे। एक ये मदर सेल है, डीएनए की डुप्लीकेशन हुई, जो रेप्लिकेशन का मतलब डुप्लीकेशन हुई, अंदर वो एक गड़ा सा बना, वो गड़ा आपस में टूटा और ये देखें 2 सेल बन गए हमारे, ये नज़र आ रहे हैं ना, 2 डॉटर सेल बन गए। ठीक है, यही वहाँ लिखा हुआ है कि मदर सेल है, उसकी रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हुई, सेल के अंदर एक गड़ा बना, वो गड़ा वहाँ से टूटा और क्या बने, 2 सेल बन गए। तो ये हमारा यही प्रोसेस है। अब देखिए मैं अगर पढ़ के आपको सुनाऊँ इसमें कि पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल। अब ये देखें अगर आप ये एक मदर सेल था और इसके एंड पे देखें 2 डॉटर सेल बने हुए हैं ना। अच्छा दूसरी बात जी, पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है, जो यानी अब अगर ये देखें पहला जो मदर सेल है इसमें कितने हैं, 2, जो उसके 2 डॉटर सेल बने हैं उनमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है, 2 ही है, यानी मदर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है। ये बात हो गई। और जब पेरेंट सेल तकसीम होता है ना, तो क्या होते हैं कि वो क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। ये देखें ये मदर सेल में क्रोमोसोम्स थे, वो 2 क्रोमेटिड अलग हो गए। ठीक है, और इस तरह ये 2 जोड़े बनते हैं, फिर ये 2 मज़ीद हल्का सा एक गड़ा बनता है,
यानी वो देखें जो मैंने दिखाया वो गड़ा बना और फिर वो दुख्तर सेल बन जाता है। ठीक है बेटा, इसको समझाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा हमारा टाइम कम है, इसलिए मैं इसको लेके थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। ठीक है, समझ ना आए तो आपने दोबारा वीडियो देख लेनी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग हमें सफ़ेद क्यों नज़र आता है। ठीक है, जो हमारा सफ़ेद ऑब्जेक्ट होते हैं वाइट, वो वाइट ही क्यों नज़र आते हैं। सिंपल सा आंसर है कि जो हमारी रोशनी है ना, वाइट रंग है, जो सफ़ेद रंग है, वो रोशनी में जितने भी रंग हैं उन सब को वो रिफ्लेक्ट कर देती है, किसी को जज्ब नहीं करती, कोई रंग हमें नज़र नहीं आता। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद है रिफ्रैक्शन की तारीफ़ करें और इसकी कोई सी 2 मिसालें दें। रिफ्रैक्शन का मतलब है रोशनी का एक जिस्म से दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाना। अब पानी है ना, उसके अंदर आप मछली देख रहे होते हो, तो क्यों होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, क्यों, क्योंकि रोशनी उसमें से गुजर जाती है, इसलिए। तो ये देखें 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा रेगुलर और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन है हमारे पास, और ये 4 नंबर का है और है, देखें कितना आसान। अब ये देखें, अगर रेगुलर और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या होती है, अभी आपको नज़र आ रहा है, जो प्लेन सतह पे लेफ़्ट साइड वाला रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और जो ये रफ़ है, गैर हमवार सतह है, ये डिफ्यूज़ है। अब इसमें देखें क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, यानी जो शुआएँ आ रही हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो जा रही हैं, वो बिल्कुल सीधी हैं, जबकि जो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन है उसमें इंसिडेंट रे सीधी हैं, लेकिन जो जा रही हैं वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, हम देख लेते हैं कि हमवार सतह पे रेगुलर कहाँ करता है, हमवार सतह पे, जबकि डिफ्यूज्ड कहाँ पे करता है, गैर हमवार सतह पे। ठीक है, कहीं ये खुरदरी सतह ये लिखा हुआ है। ठीक है, और जब इसमें रोशनी मिसाल के जब रोशनी वापस जाती है ना रिफ्लेक्ट होके, तो ये सीधी शुआएं बनाती हैं, जबकि ये मुतवाज़ी शुआएं नहीं बनाती। वो देखा ना आपने, वो टेढ़ी मेढ़ी शुआएं, जैसे अब ये थी, ये कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, सीधी नहीं बनाएंगी। तो ये बेटा हमारा रेगुलर और डिफ्यूज्ड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपने ज़हन में रखना, जो सीधी सतह पे बना रेगुलर है, जो टेढ़ी मेढ़ी गैर हमवार सतह पे बना डिफ्यूज़ है। इसके बाद बेटा हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गैलेक्सी की तारीफ़ करें। अच्छा, गैलेक्सी अब क्या चीज़ है, ये देखें, ये जो हमारे सितारों और सियारों का एक झुरमट है, इसमें धूल भी है, धुआं भी है, सितारे सियारे, ये गैलेक्सीज़ है। सिंपल इसका आंसर है, गैलेक्सीज़ जो है ये सितारों का, सियारों का, धूल गैस का एक झुरमट है। ये 2 नंबर की डेफिनेशन है। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैलेक्सी की कोई सी 3 अक़साम की मुख्तसर वजाहत करें। गैलेक्सीज़ बेटा 3 टाइप की होती है हमारे पास। ये देखें, एक एलिप्टिकल गैलेक्सी है, एक हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है, और एक हमारी जेलीफिश गैलेक्सी है। जेलीफिश, ये मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा देता हूँ, इससे थोड़ी समझ आ जाएगी। ये देखें, ये स्पाइरल गैलेक्सी है, ये जो आपको नज़र अगर आ रही हो ये वाली, और एलिप्टिकल है और इरेगुलर, इसको जेलीफिश भी बोलते हैं। तो ये गैलेक्सीज़ हैं बेटा, ये आपने क्वेश्चन कर लेना है, ये 4 नंबर का है। अच्छा बेटा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले पार्ट में समझा दिए थे। जिन्होंने पहला पार्ट देखा हुआ है इसका, वो इसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है। आगे वो पहला पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है। पहला पार्ट मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी इसलिए किया है ताकि जिनको वो नहीं देखा उनको ये मिल जाए। तो बेटा जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो इस वीडियो ही को मुकम्मल देख लें, तो आपकी मुकम्मल इंशाल्लाह सवाल पूरे हो जाएंगे, और आपका मंडे को जो पेपर होगा इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना हो आता हो। तो बेटा आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों को ज़रूर बताना है कि देखें यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस दिए जाते हैं और समझा के दिए जाते हैं। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हमारा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये जो हाइंड ब्रेन होता है इसके पार्ट के नाम लिखने हैं, और ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये नाम आप बेटा याद रख लें, सेरिबलम है, पोन्स है, मेडोला ओब्लैंगटा है। ठीक है, सेरिबलम, पोन्स, मेडोला ओब्लैंगटा। इसके बाद हाइपोथैलेमस के कोई से 3 अफ़ाल लिखें। ठीक है, फंक्शन लिखने हमने हाइपोथैलेमस के, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। अच्छा देखिए, अभी 3 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन आप सिर्फ कीवर्ड याद रखें, जैसे अब टेम्परेचर, हंगर और थर्स्ट, यानी इन 3 चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करता है, और हमारी प्यास को कंट्रोल करता है। तो ये 3 काम है इसके, टेम्परेचर, भूख, प्यास। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन बेटा हमारा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करें। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है बेटा, नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है विच कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मैं आपको एक वीडियो मैंने सॉरी इमेज रखी हुई है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। ये अब एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो इसमें ये क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को उसने ब्रेन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। कि इसका काम क्या, ये एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो ऑल पार्ट ऑफ बॉडी को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इन आपस में इनको कनेक्ट करता है। जिस्म के तमाम हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है। दिमाग से निकलने वाले, अच्छा ये एडिशनल उसने कर दी हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये हमारे आंसर में दी हुई है तो आपने को ये याद करनी है कि ये हमारे न्यूरॉन क्या कहलाते हैं, क्रेनियल नर्व्स और फिर स्पाइनल कॉर्ड्स, ये जो से निकलेंगी जो स्पाइनल नर्व्स होंगी। ये आपने बेटा याद रख लेना, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, ज़ाहिर है उसने कुछ ना कुछ ऐड करके तो उसमें लिखना था। ये फर्दर उसके पार्ट हैं, तो ये आपने याद कर लेने। इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं और इनकी कितनी अकसाम हैं। तो जो हमारा बेटा डीएनए होता है ना, वो छोटे छोटे न्यूक्लियस, छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनता है। जो हमारा डीएनए होता है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनता है, उनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इनकी डीएनए में टोटल कितने किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4 किस्म के। ये आगे एक डिटेल में क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा ये 4 ये वाले न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो डीएनए छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनता है और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और ये टोटल कितने किस्म के होते हैं, 4 किस्म के। ये भी आपका बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद है हमारे पास जीन क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा देखें जीन जो है ना हमारी जो बुनियादी जिस्मानी और फालियाती इकाई को जीन्स कहते हैं। अब इसके लिए भी मैंने एक ये पिक्चर रखी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये जीन है। अब असल में जो हमारी आगे नस्ल होती है या इंसान का रंग क्या होगा, उसका कद कितना होगा, हाइट कितनी होगी, ये सारी इसमें लिखी होती है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारी एक इकाई होती है, विरासती इकाई होती है, और ये डीएनए में पाई जाती है। देख रहे हैं डीएनए में क्रोमोसोम्स के ऊपर ये नज़र आपको आ रही होगी, ये हमारी जीन होती है। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ये असल में जो बेसिक फिजिकल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, विरासत की बुनियादी इकाई। मतलब विरासत जो हमारे कल रंग कैसा होगा, कद हाइट कितनी होगी, तो ये सारी कहाँ पे लिखी होती है, ये जीन पे लिखी होती है, ठीक है। और ये जीन कहाँ होती है, डीएनए मॉलिक्यूल के हिस्से हैं जो क्रोमोसोम्स में वाक़ होते हैं। ये डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स में होते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये डीएनए है और इसमें फिर ये जो क्रोमोसोम्स वाला हिस्सा होता है यहाँ पे ये होती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल वेरिएशंस, कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल वेरिएशन के दरमियान कोई से 2 फ़र्क लिखें, और ये हमारे पास 4 नंबर का है। अच्छा देखें ये जो लिखा हुआ है इसको समझना बहुत ही आसान है। अब देखें इंसान के अंदर ना 2 तरह से तब्दीली आ सकती है। तो एक फॉर एग्जांपल, अब एक आपकी मैं कहता हूँ कि आपके वालदैन का कद और है और आपका कद कोई और है, यानी वो यानी आपके वालदैन जो हैं वो लंबे थे, आपका कद छोटा है, या उनका कलर थोड़ा सा डार्क था, आप गोरे हैं। अब एक ये तब्दीली है, ठीक है। एक उनके आंखों का रंग ब्राउन है, आपका ब्लैक है, एक तो ये हो गई तब्दीली। दूसरी जो तब्दीली हो सकती है कि आपकी ज़ुबान चेंज हो गई है, आप वालदैन सराइकी बोलते हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं, आपके चेहरे पे दाने निकल आए खुदा न खास्ता। अब ये 2 तरह की तब्दीली हैं, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक वेरिएशंस कहलाती है, ये मैं थोड़ा सा इसको बता दिया, लेकिन अब जब इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इन्वायरमेंटल वेरिएशंस है। अब ऐसी तब्दीली जो इन्वायरमेंट की वजह से आई है, ठीक है, जो यानी हमारे माहौलियाती असरात हैं, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, उनकी वजह से आई है। आप धूप में रहे हैं, आपके चेहरों पे धब्बे पड़ गए हैं, तो ये हमारी कहलाएगी इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। और जो कि आपकी कुदरती तौर पे तब्दीली आई है, आपके फादर का ब्लड ग्रुप ए था,
आपका बी हो गया, तो ब्लड की ग्रुप हो गया, जिल्द की रंगत होगी, आंखों का रंग हो गया, तो ये हमारी कहलाती है जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, आप इसको ना थोड़ा सा जो अंदरूनी खुद से कुदरती तौर पे तब्दीली, वो हमारी जेनेटिक वेरिएशंस, और जो माहौल की वजह से आए वो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड बड़ा ही आसान सा, ये देखें 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखें आपने ना इसको क्योंकि ये आपका ना लेंथी पेपर है, तो इसमें अब ना डेफिनेशंस को रटने की बजाय ना उसका थीम पकड़े। अब इसका थीम जो है ना बस ये है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, बाहमी इश्तराक से बनता है। ठीक है, ये अब देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, आगे भी काम आएगा। अब ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी। वो कहता है ना मैं दूंगा ना मैं दूंगा, तो वो कहते हैं चलें आपको भी एक चाहिए मुझे भी एक चाहिए, तो इसको शेयर कर लेते हैं। वो क्या करेंगे, ये देखें, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, अब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, वो एक दफ़ा इधर राउंड करेगा और एक इधर, इसे भी दो मिलते रहेंगे, इसे भी दो मिलते रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया है, शेयर किया है। ठीक है, तो इसको हम अब ये जो बॉन्ड बना है ना, ये जो जुड़े हैं, इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये चीज़ बेटा आगे समझ आएगी, आगे काम आएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड जो दूसरे दो एटम के दरमियान, जैसे दो एटम थे, इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक, जिस तरह इन्होंने इश्तराक किया, शेयर किया, ये बनेगा, तो ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब देखिए ये आगे बातें हमारे काम आएंगी। डबल, अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देखिए इसमें मैंने आपको कहा ना कि डेफिनेशन को रटने की बजाय ना उसके थीम को, वर्ड को पकड़े। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड की सिर्फ इतनी है कि अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो डबल, अगर शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डबल कोवलेंट बॉन्ड, और शेयरिंग ऑफ 3 कोवलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और नाइट्रोजन में आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक मैं बात बताता चलूँ, यहाँ इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये सर यहाँ तो O2 लिखा है, यहाँ N2 लिखा है, ये तो दो दो हैं। भाई ये नंबर ऑफ एटम है, बॉन्ड नहीं है। अगर आप ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बनाएंगे ना ये वाली, तो इस तरह की बनेगी, ये 2 बॉन्ड हैं। अगर नाइट्रोजन की बनाएंगे तो ये बनेगी, ये 3 बॉन्ड हैं। तो इसलिए ये हमारा है डबल कोवलेंट बॉन्ड और ये हमारा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा आसान हो गया कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं तो डबल कोवलेंट, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपको ना एक बार लम्हे के लिए यूं लगा होगा ये देखते ही कि सर ये तो हमसे नहीं होता, इसको स्किप कर देते हैं। हालांकि मेरी नज़र में सबसे आसान क्वेश्चन यही नज़र आ रहा है। अब कैसे, आप कहेंगे ये डॉट क्रॉस का स्ट्रक्चर अगर पहले जिनको आता होगा तो उन्हें तो आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कैसे आपने करना है। आपके पास क्वेश्चन तो ये होगा, ठीक है, ये वाला। डन। अब आपने क्या करना है कि अब देखें तीनों में हाइड्रोजन है, यानी इसमें वाटर में हाइड्रोजन, ये मीथेन होती है इसमें हाइड्रोजन, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को आपने बाहर लिखना है, जो इसके अलावा है उसको अंदर लिखें। मसलन मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जो इसका आंसर है आपको मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। अब देखें मैं H2O उठा लेता हूँ पहले। अब मैंने कहा कि ऑक्सीजन है ना, तो इसको अंदर लें। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन है ना, आप ये 2 हाइड्रोजन लगा दें, एक ये और एक ये लगा दिए आपने। अब क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ क्रॉस लगाएं, एक क्रॉस हो गए, एक उस हाइड्रोजन एक उसके साथ। अब आपने टोटल 8 पूरे करने और डॉट लगा दो, 2 हैं तो ये देखें, ये मैंने एक ये लगा दिया एक ये लगा दिया, तो 2 और 2 4, 6 8, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह CH4 का करें। मैंने कहा जो कार्बन है उसको अंदर, यानी जो हाइड्रोजन के अलावा उसको अंदर रखें, बाकी को बाहर। अब कितने हाइड्रोजन, 4 है ना, एक हाइड्रोजन ये यहाँ दिया हुआ है, मैं खुद से नहीं सोच रहा, ये 4 दिए हुए हैं। ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा। मैंने कहा कि हाइड्रोजन के साथ एक क्रॉस आएगा क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, हो गया एक हाइड्रोजन। अब मैंने कहा कि 8 करने हैं आपने पूरे डॉट क्रॉस को मिला के, 4 ये हैं, एक और एक और बना दिया। ठीक है, तो ये देखें ये इसका बन गया। इसी तरह Cl का कैसे बनेगा, वो ये Cl है
और उसके साथ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये मैंने कर दिया, एक क्रॉस आ गया। बाकी 8 कितने करने हैं आपने? 8, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 हो गए, 2 4 6 और ये 2 8। समझ आइए? दोबारा सुन लीजिएगा। आपने मतलब क्या करना है कि जो हाइड्रोजन के अलावा है उसको अंदर रखें और हाइड्रोजन को बाहर लगाएं, जैसे मैंने ये बाहर लगाया है। और हर हाइड्रोजन के साथ एक छोटा सा क्रॉस लगाना है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब उस समेत आपने 8 पूरे करने हैं। तो ये आपको थोड़ी सी समझ आ गई, ये बन जाएगा। अभी अगर इसमें देखें तो इसने यही किया ना, Cl है और हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का क्रॉस नज़र आ रहा है ना, ये वाला। इसी तरह 4 हाइड्रोजन है तो 4 क्रॉस नज़र आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है। अच्छा, ये अब इसमें ना इसने ये क्रॉस कर दिए हैं, 2 डॉट कर दिए हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। आप उनको डॉट कर दें या इनको क्रॉस कर दें, ठीक है। मैं ये जो कह रहा हूँ क्या मतलब है इस बात का, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर आप इस वाले क्रॉस कर देते हैं और उसके डॉट कर दें तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने बस आपको एक पाथ दे दिया याद करने का, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन होपफुली आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। आसान सा क्वेश्चन। ये द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये आपका शीशा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये शीशा है, ये लाइट आई है और इसी तरह ये वापस चली गई है, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन है। एक सतह से टकराई है और वो वापस मुड़ गई है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकेव मिरर से बनने वाले इमेज की खसूसियात बताएं। यानी जो इमेज कनकेव मिरर से बनेगा उसकी क्या खसूसियात होंगी। अच्छा, इसकी ना आपने ये देखें, यहाँ पे खसूसियात है 4 नंबर की हैं, कहीं पे आपको ये 2-2 नंबर का शॉट अलग अलग भी मिलेगा, ठीक है। तो इन लाइनों को आपने रट लेना है कि अगर जिस्म जिस्म प्रिंसिपल फोकस से दूर है, अगर दूर है और अगर करीब है, तो इस तरह आप इनको करेंगे याद, तब ये याद होगा। ये किसी के पास इकट्ठा लॉन्ग भी आ सकता है और ये अलग अलग शॉट भी पूछे हुए हैं, कहीं आगे आएंगे कि अगर दूर हो तो इमेज कैसा बनेगा, करीब हो तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो अगर दूर है तो इमेज हकीकी हकीकी बनेगा, रियल, ठीक है। छोटा बनेगा यानी जितनी कोई चीज़ होगी उससे छोटा उसका इमेज बनेगा, और उल्टा बनेगा। तो ये आपने याद रखना है, अगर दूर है तो इमेज हकीकी बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर करीब है तो फिर क्या होगा, एक तो वो पीछे यानी जो जहाँ पे वो है मिरर उसके पीछे बनेगा, और ये हकीकी नहीं होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। वर्चुअल बोलते हैं, आर्टिफिशियल आप जो कह लें, मतलब हकीकी नहीं होगा। वहाँ उल्टा था, ये सीधा बनेगा, वो छोटा था, ये साइज में बड़ा बनेगा। बेटा अब याद आपने खुद रखना है कि अगर दूर पड़ा है इमेज तो हकीकी छोटा और उल्टा बनेगा, अगर करीब है तो वर्चुअल सीधा और साइज में बड़ा बनेगा इमेज उसका, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्फेरिकल मिरर के 4 इस्तेमालात आपने लिखने हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ 4 यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, स्फेरिकल मिरर मैं आपको बता दूं होते कौन से हैं। ये जो आपका घरों में अगर वो मेकअप वाला बड़ा करके दिखाते हैं, ये वो वाले शीशे होते हैं, या वो गाड़ियों में लगे होते हैं, तो ये स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। अब इसके 6 लिखे हुए, कोई से आप 4 लिख लीजिएगा। अ, एक तो वो आप मेकअप मिरर के तौर पे होता है, मैंने बताया, ताकि वो ना ख़वातीन देखती हैं ताकि वो हमारे कोई चेहरे में कोई चीज़ बड़ी करके ताकि हमें नज़र आए। तो मेकअप मिरर, जब मरीज़ दांतों के मुआयना कर रहे होते हैं तब भी वो वही वाला नज़र, यानी ये बड़ा करके दिखाता है ना, तो इसलिए। अच्छा, ये गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी यही लगा होता है। अच्छा, दुकानों में सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी लगे होते हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स में भी यही लगी होती है। और गाड़ियों में जो हमारे ये रियर व्यू नहीं लिखे होते, आपने देखा होगा ड्राइवर के पास हो दरमियान में कोई लंबा सा शीशा इस तरह का लगा होता है, ये इस तरह का दरमियान में इस तरह लटका होता है ड्राइवर के सामने, तो ये वाला मिरर भी होता है। तो आप इनमें 4 कोई से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पल्सर क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कि अगर न्यूट्रॉन स्टार घूमता है तो इसे पल्सर कहते हैं। ये चारों तरफ रेडिएशन भेजता है।
ये आप यूँ कह लें सितारा न्यूट्रॉन स्टार है। इसको हम पल्सर कहते हैं। बस ये लफ्ज़ याद रखना कि जब न्यूट्रॉन स्टार जो है वो घूमता है, स्पिन करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। और इट सेंड आउट रेडिएशन बीम ऑल अराउंड, वो चारों तरफ रोशनियाँ फेंकता है, ये पल्सर है। इसके बाद के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने बताने हैं, जो सर्वाइवल ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, कि खलाबाज़ों जो खलाबाज़ होते हैं, जो आसमानों में खला में जाते हैं, वो कौन सी 4 एहतियातें बरतते हैं, कौन सी तदबीर हैं, कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो वो करते हैं। तो जी, खला में अब ये इंग्लिश बेटा लिखा हुआ है क्योंकि बताना तो मैंने उर्दू है, ये आप करते रहिएगा। लार्ज स्पेस स्टेशन बनाए हुए हैं, खला में स्पेस स्टेशन बने हुए हैं ताकि वो वहाँ रुक सकें। खला के ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें स्पेस सूट दिया गया होता है, ठीक है? यहाँ स्पेस सूट दिया होता है। खला में सांस लेने के लिए एयर टैंक, जिनमें प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। अब उनके पास एयर टैंक होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। उनके पास ख़ास किस्म के खाने होते हैं जो ख़राब नहीं होते और जिनको लेके जाना भी आसान होता है। और उनके पास इवन के कंपार्टमेंट भी होते हैं, एक वो यानी वो एक घर टाइप जिसमें वो रह के अपना काम शाम कर सकते हैं। तो ये बेटा 5 है, कोई से 4 आप कर लेना। इसके बाद है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन स्पाइरल एंड एलिप्टिकल गैलेक्सीज। अच्छा, ये जो स्पाइरल और एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं, ये मैं आपको इनकी एक तस्वीर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देख रहे हैं, ये वाली या इस तरह की, ये देखें। ये जो बेटा आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये वाली शायद इशारा हो रहा हो, ये राइट साइड पे जो बड़ी तस्वीर है, जो लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है स्पाइरल गैलेक्सी, ये स्पायर की तरह घूम रही है। और ये एलिप्टिकल वैसे अंडे की शेप नहीं होती, ओवल शेप होती है, वो उसको बोलते हैं। तो ये स्पाइरल गैलेक्सी है और ये हमारी एलिप्टिकल गैलेक्सी है। तो इसमें देखते हैं क्या उसने डिफरेंस बताए। जो स्पाइरल गैलेक्सी होती है वो फ्लैट डिस्क की शक्ल की होती है और ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, जबकि एलिप्टिकल ये फ्लैट गेंद की तरह होती है और ये अपने मरकज के गिर्द जो है वो नहीं घूमती। बस ये आपने याद रखना। और ये देखें 4 नंबर का क्वेश्चन है। स्पाइरल गैलेक्सी फ्लैट डिस्क के तरह और एलिप्टिकल गैलेक्सीज वो एक बॉल, फ्लैट बॉल की तरह होती है, ठीक। अच्छा, ये आपको कैसे फ्लैटन बॉल की तरह? बॉल है वो गोल है और डिस्क जो होगी वो एक प्लेट की तरह पतली होगी, तो ये डिफरेंस है इनमें। बाकी तो दूसरा तो उसने कहा कि जो स्पाइरल है वो घूमती है और जो एलिप्टिकल है वो घूमती नहीं है। अच्छा, आपको स्पाइरल स्पिन से याद रखना है कि घूमने वाली है और एलिप्टिकल नहीं घूमने वाली है, इससे याद रहेगा। ये जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा ये वाला, नर्व इम्पल्स क्या है? क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नर्व इम्पल्स हमारे क्या होते हैं? अच्छा देखें, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स। के न्यूरॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल वेव्स की सूरत में पैगामात की तरसील करते हैं जिन्हें नर्व इम्पल्स कहते हैं। अच्छा, आप देखें ये लिखा हुआ है लेकिन ये आसान कितनी बात है। मैं ना अपनी फिंगर पे, मेरी फिंगर पे लग गई है किसी गर्म बर्तन पे, ठीक है। तो ये उंगली, इसने, ये रिसेप्टर है, इसने मेरा मैसेज लिया और फ़ौरन ब्रेन को पहुंचाया कि भाई आपका हाथ जो है वो गर्म जिस्म पे लग गया है। तो ब्रेन फ़ौरन मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देगा कि पीछे हटा लो हाथ। अब ये जो मैसेज आ रहा है और जा रहा है कि गर्म है और हाथ हटा लो, इसको ये नर्व इम्पल्स होते हैं असल में। कि जो हमारे मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं वो एक केमिकल वेव होती है, यानी वो जो मैसेज लेके जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स, ठीक है। इसके बाद है बेटा मेडोला ऑब्लैंगटा क्या है? कोई एक फेल लिखे जो ये कंट्रोल करता है। हम तो 3 बता, क्योंकि आगे भी ये 3 भी पूछेगा, तो यहाँ ये 3 नंबर का है और उसने सिर्फ 1 पूछा है। अच्छा, एक तो बेटा ये बताना है कि ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। जो दिमाग का पिछला हिस्सा होता है ना, ये मेडोला ऑब्लैंगटा होता है। एक लफ्ज़ इसका आपने ये याद रखना है कि ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो पीछे होता है, ये वाला ब्रेन का हिस्सा है। दूसरी बात बेटा आपने ये बतानी है कि ये काम क्या करता है? जो हमारा दिल की धड़कन है, साँस है और हाज़मा है, इन तीनों को यही कंट्रोल करता है। जो दिल की धड़कन कभी तेज़ हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, ये साँस लेने का अमल है, ये डाइजेशन जो हम खाना खाते हैं, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? मेडोला ऑब्लैंगटा।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, जिस्म में पैगामात की तरसील के लिए सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का क्या किरदार है। अच्छा देखें ये कितने, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है हालांकि। ये जो मैंने बेटा आपको पहले एग्जांपल दी थी ना, ये इसीलिए दी थी, ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दी थी। अब देखें ये जो है ना आपका हाथ लगा है, ये गर्म जगह है, ये उंगली आपकी रिसेप्टर है। अब ये जो मैसेज लेके जा रहे हैं ना कि भाई ये आग है, गर्म है, ये रिसेप्टर से जो लिया ना, ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये रेड वाली गई और ये ऊपर जाके सेंसरी न्यूरॉन लिखा हुआ है। सेंसरी न्यूरॉन में जाके ये इंटर न्यूरॉन ये ब्रेन को बताते हैं कि गर्म है। तो ये वापस रिप्लाई जो आता है ना, ये देखें नीचे ग्रीन कलर का लिखा हुआ है मोटर न्यूरॉन, तो वो जो रिप्लाई आता है ना, ये मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये इस तरह काम होता है कि फिंगर ने फील किया गर्म है, तो ये रिसेप्टर आपकी फिंगर है, और यहाँ से जो मैसेज लेके जा रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन है। ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि पीछे हटा लो, तो ये जो मैसेज लेके जा रहे हैं ये हमारे मोटर न्यूरॉन है। इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कैरी द मैसेज रिगार्डिंग स्टिमुलाई, स्टिमुलाई आग है वो, ठीक है, फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर, रिसेप्टर। अब देखें इसने प्योर साइंस के लफ्ज यूज किए हैं, हालांकि बात वही है कि उंगली से जिसने मैसेज लेके जाना है। अब उंगली क्या है, रिसेप्टर, और स्टिमुलाई क्या लिखा हुआ है, ये वो आग है। स्टिमुलाई होती है ना जो सबब बनती है किसी भी चीज़ की। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन या ओवरऑल जो है, फिर वो उसको मैसेज को प्रोसेस करता है, देखता है कि क्या था भाई, गर्म है। तो अब ये जो पीछे हटा लो हाथ, ये बात कौन लेके जाएगा, आपका मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। अब देखिए इसने साइंस का लफ्ज यूज किया, मैंने कहा ये हाथ पीछे करेगा, तो ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये उसका क्या है, रद्द अमल है। तो सिंपल रखते हैं बात को भाई, जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, वो रिसेप्टर से मैसेज लेके जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज लेके जाती हैं कहाँ तक, इफेक्टर तक। ठीक है, रिसेप्टर क्या है, उंगली, और इफेक्टर क्या है, वो हाथ का पीछे हट जाना। ठीक, ये याद रखना है आपने। जी बेटा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है और इनकी कितनी अकसाम है। ये मेरे ख्याल में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिन चीज़ों से, वो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे डीएनए मिल के बना होता है, इनको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और ये 4 टाइप के होते हैं। इसके बाद जीन क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, ये हमने क्वेश्चन कर लिया कि ये हमारी बेसिक फिजिकल फंक्शनल यूनिट होते हैं हेरिडिटी के, और ये हमारे डीएनए में जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर वाक़या होते हैं। ये जेनेटिक और इन्वायरमेंटल हमने कर लिया है। इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें, हमने पहले भी बताया कि इसमें आपने क्या करना है कि जब 2 एटम म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, बाहमी इश्तराक करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और एग्जांपल इसने दी है। अच्छा देखें 3, क्योंकि 2 की नंबर की ये डेफिनेशन है और 1 की एग्जांपल है, तो H2O2N2 ये किसकी एग्जांपल है, कोवलेंट बॉन्ड की। अच्छा अगेन बेटा, आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देख के लग रहा होगा कि सर ये तो हमने पक्का छोड़ना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की तश्कील के मराहल, हालांकि सबसे आसान काम यही है। अब देखें ये हर स्टेप के 3 स्टेप हैं और एक एक नंबर है, और ये 3 नंबर का, और इंतहाई आसान। अच्छा देखें, आपके पास ये क्वेश्चन होगा, आपको खुद याद, मैग्नीशियम ऑक्साइड की तश्कील, यानी आपने Mg से क्या बनाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब Mg याद रखें, आपने क्या करना है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से निकाल दिए, निकल गए। अच्छा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2, तो इस पर चार्ज भी कितना होगा, 2। ये बन गया। अब इसी तरह मैग्नीशियम ली, इसी तरह आपने ऑक्सीजन, कैसे याद आएगा, ऑक्साइड से याद आएगा। ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने निकाले थे वो आप इसको दे दें, ऐड कर दें, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो जब भी किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतना उस पर चार्ज आ जाएगा। आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो इसमें ये चार्ज आ गया 2 माइनस। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके पास
एक ऐसी चीज़ है जिसे 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत हैं, एक ऐसी चीज़ है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो जब ये दोनों मिलेंगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखें ये वो 2 हैं, ये वाला उठ के आ गया, ये वाला उठ के आ गया और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आसान, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है बेटा सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और एक फिंगर पे मैं आपको रटवा सकता हूँ कि जब एक शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो तो सिंगल, शेयरिंग ऑफ डबल 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डबल और शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हो तो ट्रिपल, ठीक है। ऐसा बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने तो सिंगल कोवलेंट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने तो डबल कोवलेंट और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल बेटा आपने याद रखनी है। ये देखिए ये हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर है और ये हमारी नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर है। अब हाइड्रोजन में कितने शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन? 1। ऑक्सीजन में कितने हुए? 2। और नाइट्रोजन में कितने हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल है सिंगल की, ये डबल की और ये ट्रिपल की, ठीक है। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। रोशनी की ट्रांसमिशन से क्या मुराद है? व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसमिशन ऑफ लाइट? भाई एक सिंपल सी बात है, अगर किसी लाइट पे किसी चीज़ पे गिरी है और वो उसमें से पास थ्रू कर जाती है, गुजर जाती है, तो इसको ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहते हैं। 2 नंबर की डेफिनेशन है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की कोई सी 4 खसूसियात। अब जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा उसकी आपने खसूसियात प्लेन मिरर से, ठीक है, 4 बतानी है, अच्छे हैं, कोई सी याद रखना। सबसे पहले तो ये बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। इसके जो इमेज होगा ना वो साइज के बराबर होगा, ठीक है। वो जो 2 थे वो दूसरे थे, ये प्लेन मिरर है, तो जो प्लेन मिरर के बनेगा तो ये क्या होगा? साइज के बराबर होगा। और जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं होगा, इमेज गैर हकीकी होगा, इमेज सीधा होगा। और ये दूसरी इमेज का मिरर से फासला, ऑब्जेक्ट के मिरर से फासले के जितना ऑब्जेक्ट का फासला उतने उसके इमेज का फासला होगा, ठीक है। तो आप ये 5 हैं, ये 6 हैं, आपने 4 याद करने हैं। ये भी 4 नंबर का है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है स्फेरिकल मिरर के कोई से 4 इस्तेमालात बताने, 4 यूज़ बताने। ये हम पहले बता आए हैं। दांतों में यूज़ होता है, मेकअप मिरर यूज़ होता है, हेडलाइट्स में, सिक्योरिटी मिरर में, स्ट्रीट लाइट्स में और जो हमारे पास वो रियर व्यू मिरर होते हैं, ठीक। इसके बाद है जी ब्लैक होल किसे कहते हैं? अच्छा ये खला में ना एक बहुत ब्लैक होल एक ऐसा जिसम जो बहुत गहरा और बड़ा एक होल है, जो यानी हमारी जो यूनिवर्स है, खला होती है उसमें एक ऐसा ये बिल्कुल बहुत ही गहरा एक गड़ा होता है, आप कह लें होल होता है। इसमें इवन के रोशनी भी जाए तो वो भी बाहर नहीं आती। बस ये आपने लिखना है, ठीक है। ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट सो मैसिव एंड डेंस दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। ये पिक्चर मैंने ली हुई थी इसकी, मैंने कहा चलें दिखा दें। ये आई थिंक ये नज़र आ रहा है आपको? ये तो खैर न्यूट्रॉन स्टार है। अ, हाँ ये ब्लैक होल है। हाँ ये वाला ब्लैक होल है, ठीक है। ये नहीं, आप इसको इमेजिन करें कि एक आपकी खला में एक होल है जिसमें से रोशनी भी चली जाए तो वो भी बाहर नहीं आती, ठीक। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है खलाई तहकीक सेहत को बेहतर बनाने के लिए किस तरह फ़ायदा मंद है? तो 4 नंबर का है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसके बेनिफिट्स बताने हैं हमने। खलाई तहकीक जो है वो सेहत को बेहतर बनाने की किस तरह फ़ायदेमंद है? अच्छा खलाई जो हमारी खला में स्पेस में तहकीकात हो रही हैं उससे क्या मेडिकल फील्ड में फ़ायदा हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो जी बिल्कुल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि वो जो इंफ्रारेड रेज होती थी ऊपर, हमने उनके ज़रिए थर्मामीटर बना लिए हैं जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर बॉडी का चेक कर सकते हैं। अब जो डायलिसिस की मशीन है, ये छोटे छोटे कैमरे जो हम आंतों में लेके जाते हैं वो इन्हीं की वजह से बने हैं। और घरों में गर्म रखने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं ये पहले कभी स्पेस में यूज़ होती थी, हमने इनको इधर यूज़ कर लिया है। तो ये हमारा यूँ समझ ले उसका फ़ायदा हो गया। ये एक जनरल सी बात है, आप बेटा याद कर लीजिए।